नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दिग्विजय सिंह बहुत कलेजे वाले हैं, कह सकते हैं 100 टंच माल है। वह कहते हैं कि टीवी चैनलों को टीआरपी की ललक होती है, मगर दिग्विजय सिंह भी टीआरपी या कि सुर्खियों में रहने की भूख में 24 घंटे कलपते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि मीनाक्षी नटराजन से वे डरते हैं, वैसे उनसे कांग्रेस के असंख्य नेता डरते हैं। कोई समझ नहीं पाता है कि दिग्विजय सिंह का इतना बोलना आखिर किसके दम पर है। अपना मानना है कि दिग्विजय सिंह में खुद बहुत दमखम है। उनके दमखम के आगे बाकी कांग्रेस नेता बौने हैं। उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी नहीं रोक सकते हैं। वे बेलगाम नहीं बल्कि हिम्मती है। ऐसी हिम्मत कांग्रेस के किस नेता में है? अपनी हिम्मती बातों से ही वे कांग्रेस के बेताज बयान बहादुर बने हुए हैं। कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता एक तरफ और अकेले दिग्विजय सिंह एक तरफ। जनार्दन द्विवेदी हो या अजय माकन या खुद राहुल गांधी, किसी में हिम्मत नहीं है जो मुंह से ऐसी बात कह सके जिस पर भाजपा यह कह बैठे कि दिग्विजय सिंह पगला गए और उनका इलाज कराया जाए। पगला कहला देने के लिए भी सचमुच में एक कलेजा चाहिए। आज इस पर चर्चा है, मगर इससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इंतखाबी तशहीर कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र मोदी की बड़ी इंतखाबी मुहिम अगले हफ्ते से शुरू हो रही है। वो 11 अगस्त को हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में खिताब करेंगे। उनके इस रैली के लिए 5 रुपए के टिकट लगे हैं, जिसे लेकर अपोजिशन जमातों ने बड़ा तनाजा खड़ा किया था। मोदी की टीम के लीडरान का दावा है कि जुनूबी हिंद के किसी भी रियासत में बीजेपी के किसी भी रहनुमा की ये सबसे बड़ी रैली होगी। इसके बाद अगले महीने यानी सितंबर में 10 तारीख को नरेंद्र मोदी की जयपुर में रैली मुनाकिद होगी। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिहाज से ये रैली बेहद अहम है। लोकसभा इलेक्शन के लिए कराए गए तमाम सर्वे में राजस्थान में बीजेपी को आगे बताया जा रहा है। हालांकि लोकसभा से पहले असेंबली का इलेक्शन है और इसमें भी माना जा रहा है कि मोदी की रैली से बीजेपी की लहर चलेगी। सितंबर में ही नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश जाएंगे। हालांकि वहां अभी उनकी रैली का कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन पार्टी कारकुनान और लीडरान ने उनकी मुलाकात का प्रोग्राम तय किया है। उसके अगले महीने 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली मुनाकिद होने वाली है। नीतीश कुमार के साथ रहते मोदी जो काम नहीं कर पाए हैं, वो इस हुंकार रैली से होगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह चंद्रशेखर राव ने कहा था कि कांग्रेस अगर अलग तेलंगाना रियासत के कयाम पर रजामंदी दे देती है तो वो अपनी पार्टी का इंतजाम कांग्रेस में कर देंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, तब कांग्रेस में अपनी पार्टी का इंतजाम करेंगे। दरअसल चंद्रशेखर राव कांग्रेस में अपनी हैसियत को लेकर मोल भाव कर रहे हैं। कांग्रेस के पास तेलंगाना में कई कद्दावर लीडरान हैं। उनके सामने चंद्रशेखर राव की क्या पोजीशन रहेगी ये तय नहीं है, इसलिए वो मोल भाव में लग गए हैं। लेकिन उनके इस तजब्सुब से उनका बहरान बढ़ गया है। उनकी पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच गई है। जब तक तेलंगाना नहीं बना था तब तक कांग्रेस लीडरान पार्टी छोड़कर उनके साथ जा रहे थे और अब उनकी पार्टी को छोड़कर उनके असेंबली अरकान और लीडरान कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। टीआरएस के इस वक्त 17 मेंबरान असेंबली हैं, जिनमें से 9 कांग्रेस में जा सकते हैं। इनके अलावा पार्टी के निस्फ दर्जन बड़े लीडरान भी पार्टी छोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी के 3 कद्दावर लीडरान जी विजय रामा राव, चंदूलाल और ए चंद्रशेखर ने कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह और कांग्रेस सरबराह के सियासी मुशीर अहमद पटेल से मुलाकात की है। कांग्रेसी लीडरान चंद्रशेखर राव पर नजर लगाए हुए हैं। अगर वो टीआरएस का इंतजाम कांग्रेस में नहीं करते हैं तो उनकी पार्टी टूटेगी। क्या सचमुच मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई मरकज की यूपीए हुकूमत को हिमायत दे रही पार्टियों के तई नरमी बरत रही है? लालू प्रसाद यादव के एक मामले में खुसूसी जज बदलने पर सीबीआई की खामोशी से यह सवाल उठा है।
ताहम एजेंसी के जराये का कहना है कि इस मामले में सीबीआई की पोजीशन कशमकश वाली थी। वो जज बदलने की बात कहती तब भी सवाल उठते और नहीं कहती तब भी सवाल उठते, इसलिए उसने मामला अदालत उज़्मा पर छोड़ दिया। अगर जज बदला जाता है तो ये पूरी तरह से अदालत उज़्मा का फैसला होगा। इसी तरह अदालत उज़्मा के फैसले के बाद मुलायम सिंह के अहले खाना के खिलाफ चल रहा आमदनी से जायद इमलाक का मामला कमजोर हुआ है। अदालत उज़्मा ने मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव को इस मामले से अलग कर दिया है। उसके बाद एजेंसी के पास जांच के लिए कुछ नहीं बच रहा था। फिर भी कहा जा रहा है कि एजेंसी की जानिब से क्लोजर रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने मुलायम सिंह मामले की फिर से जांच के अहकाम दिए हैं। सिर्फ एक मायावती का मामला है जिसमें कहा जा सकता है कि सीबीआई ने सुस्ती का इजहार किया है। गुज़िश्ता साल जुलाई में अदालत उज़्मा ने साफ कर दिया था कि उनके खिलाफ ताज कॉरिडोर का मामला नहीं चल सकता है। तब सीबीआई ने इस फैसले को चैलेंज नहीं किया, लेकिन उन्हें भी असली राहत अदालत उज़्मा ने ही दी है। यानी मरकजी हुकूमत की हलीफ जमातों को सीबीआई से ज्यादा राहत अदालत उज़्मा से मिली है। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। खुफिया महकमे ने 15 अगस्त से पहले मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में बड़े इंतहा पसंदाना हमले की तंबीह की है। बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से मिले खत के बाद दिल्ली में सिक्योरिटी के बंदोबस्त चाको चौबंद कर दिए गए हैं। हमले की इस इत्तला को लश्कर तैयबा के खूंखार इंतहा पसंद हाफिज सईद के साथ जोड़ा जा रहा है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में ईद की नमाज अदा करवाई। जमात उद दावा ने इस प्रोग्राम का कैंपेन पूरे शहर में पोस्टर के जरिए से किया था। खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी जवानों पर हमले से पहले 3 अगस्त को सईद ने पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी चौकी पर जाकर पाकिस्तानी फौज की बॉर्डर एक्शन टीम से मुलाकात की थी। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तानी फौज ने अपने 5 जवानों के मारे जाने के बाद अपने पहले बयान में कहा था कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने हमला किया था। भोपाल में करीब 30 साल पहले हुए गैस त्रासदी की जांच कर रहे जहरीली गैस सानहा जांच कमीशन को वजीर आजम के दफ्तर ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि उनके पास गैस सानहे के कलीदी मुल्जिम वारेन एंडरसन की गिरफ्तारी, रिहाई और सरकारी तैयारे से उन्हें दिल्ली भेजे जाने से मुतालिक कोई इत्तला दस्तयाब नहीं है। कमीशन ने गुज़िश्ता समात में पीएमओ से इस ताल्लुक से इत्तलात तलब की थी। कमीशन के चेयरमैन जस्टिस एस.एल. कोचर के सामने जुमेरात को हुई मामले की समात के दौरान पीएमओ से मिला जवाब पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि पीएमओ को इस बारे में कोई इत्तला नहीं है। अब जस्टिस कोचर ने मरकजी कैबिनेट सेक्रेटरी के दफ्तर को सम्मन भेजकर इत्तला मांगी है कि 7 दिसंबर 1984 को उस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी ब्रह्म स्वरूप को क्या एंडरसन की गिरफ्तारी, रिहाई और सरकारी तैयारे से दिल्ली भेजे जाने से मुतालिक कोई ज़बानी या तहरीरी हुक्म जारी किया था। तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता ने दलित ईसाइयों की हिमायत में वजीर आजम को खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत दलित ईसाइयों को भी इंतहाई पसमानदा तबकात की फहरिस्त में शामिल करे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत दलित ईसाइयों को दलित हिंदुओं, सिखों और बौद्धों की तरह ही समझे और उन्हें इंतहाई पसमानदा बिरादरियों की फहरिस्त में शामिल करे। जयललिता ने वजीर आजम मनमोहन सिंह को लिखे गए खत में कहा है कि हिंदू इंतहाई पसमानदा बिरादरियों और तब्दीली मजहब करने वाले ईसाइयों के बीच तरक्की का गैर तवाजुन है, इसलिए वक्त के साथ दोनों के बीच फासला बढ़ता गया है। उन्होंने कहा है कि इससे अक़लियती बिरादरी के बीच इलाहदगी का जज्बा मजीद गहरा होता गया है। अलग गोरखालैंड के मुतालबे को लेकर दार्जिलिंग में बेमुअय्यना मुद्दत की हड़ताल के 7वें दिन भी पूरा शहर और आसपास के इलाके पूरी तरह से बंद रहे। कई इलाकों में अक़लियती तबके के लोगों ने ईद नहीं मनाई और कहा कि जब तक अलग रियासत का ऐलान नहीं कर दिया जाता है वो कोई त्योहार नहीं मनाएंगे। 7वें दिन इस पहाड़ी जिले में कशीदगी फैलने से रोकने के लिए अफसरान ने 3 केबल टीवी चैनलों पर खबरों की नशरियात बंद कर दी। इस बंद का एहतमाम गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने किया है। मुसद्दिका ज़राए ने बताया कि अफसरान ने 3 मुकामी केबल टेलीविजन चैनल को इस बुनियाद पर खबरों की नशरियात बंद करने की हिदायत की है कि मुंतजिमीन के जरिए जीजेएम का मुबैना तौर पर हिमायत करने से कशीदगी फैली है। बताया जा रहा है कि बंद की वजह से पहाड़ी शहर और आसपास के इलाकों में राशन की किल्लत हो गई है।
अलग गोरखालैंड के मुतालबे के लिए किए गए इस बंद से गाड़ियों की आमदोरफ्त पर भी गहरा असर पड़ा है। इंतहा पसंदाना हमले की खुफिया इत्तला मिलने के बाद अमेरिका ने लाहौर में वाक़ अपना तिजारती कॉन्सुलेट लगभग खाली करा लिया है। अमेरिका ने अपने ज्यादातर मुलाजमीन को वहां से निकल जाने के अहकाम दिए हैं। बताया जा रहा है कि सफारत खाने पर इंतहा पसंदाना हमले के खतरे के मद्देनजर मुलाजमीन को वहां से हटाया गया है। अब वहां बहुत जरूरी काम के लिए कुछ लोग रखे गए हैं। अमेरिका ने इसके साथ ही अपने तमाम शहरियों को पाकिस्तान के सफर से गुरेज करने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। अलकायदा के बैनुल-अक़वामी सतह के अलर्ट के मद्देनजर ये एडवाइजरी जारी की गई है। वजारत खारजा के एक अफसर ने बताया है कि महकमा खारजा ने पाकिस्तान के लाहौर में वाक़े कॉन्सुलेट से गैर जरूरी मुलाजमीन को निकालने के अहकाम दिए हैं। वजारत खारजा अपने मुलाजमीन और सफारत खाने में आने जाने वाले लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब कदम उठा रहा है। अमरीकी वजारत खारजा ने सफर से मुताल्लिक एडवाइजरी भी जारी की है। कई गैर मुल्की और मुकामी इंतहा पसंद ग्रुप की जानिब से पूरे पाकिस्तान में अमरीकी शहरियों को खतरे के खदशे के मद्देनजर सफर से मुतालिक एडवाइजरी में उन सभी से पाकिस्तान का गैर जरूरी सफर से बचने की हिदायत की गई है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। वॉमेक्स होम अप्लायंसेस की जानिब से आप सभी को ईद मुबारक। आदाब, मेरी और अग्रणी इंफ्रा की तरफ से आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के साथ ही 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट पीसी वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं सृजित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है,
इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से पेश है राजकाज की कुछ बातें। मरकजी हुकूमत ने पहले से तय प्रोग्राम के मुताबिक बुध को खुराक तहफ़्फ़ुज़ बिल पेश कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी फौजियों के कत्ल पर हुए हंगामे की वजह से अगले दिन बिल पर कोई बहस नहीं हो सकी, लेकिन अब वो मामला निपट गया है। इसके अलावा कांग्रेस में तेलंगाना पर हमला कर रहे अपने मेंबरान पार्लियामेंट को मना लेने का भरोसा है। चुनांचे कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते हुकूमत इस पर बहस कराकर इसे पास कराएगी। इसी तरह मरकजी कैबिनेट ने आराजी तहवील बिल में बीजेपी के बताई तरमीमात को मंजूरी दे दी है। चुनांचे अगले हफ्ते ये बिल भी पेश कर दिया जाएगा। कंपनी बिल राज्यसभा से पास हो गया है और कांग्रेसी लीडरान को भरोसा है कि पेंशन और बीमा बिल पर भी अपोजिशन के साथ रजामंदी बन जाएगी। चुनांचे पार्लियामेंट का अगला हफ्ता कामकाज का हो सकता है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के चेयरमैन से बीजेपी का टकराव खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ता जा रहा है। पहले लोकसभा में स्पीकर मीरा कुमार बनाम हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा सुषमा स्वराज का मामला चल रहा था। सुषमा स्वराज ने कई बार इल्जामात आयद किए कि स्पीकर अपोजिशन के अरकान को नहीं बोलने देती हैं और बरसर इख्तिदार फरीक के अरकान की मनमानी नहीं रोकती हैं। जब राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन ने 2 कदम आगे बढ़कर बीजेपी अरकान के नाम जारी करके कहा कि ये बहुत हंगामा करते हैं। हालांकि पार्लियामेंट के रमा इजलास के पहले हफ्ते में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने ज्यादा हंगामा किया, लेकिन उनका नाम इस फहरिस्त में नहीं रखा गया। बीजेपी अरकान की शदीद मुखालफत के बाद इस फहरिस्त पर गौर किए जाने की बात हुई है। इस पर बीजेपी के एक राज्यसभा रुकन और जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि दरअसल दोनों चेयरमैन का बड़ा सियासी किरदार अहमियत का हामिल है, इसलिए वो अपोजिशन के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। कांग्रेस में यह सोचने वाले बहुत होंगे कि दिग्विजय सिंह को क्या हो गया है, या सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्यों नहीं दिग्विजय सिंह पर अंकुश लगाते हैं। यह सोच ना समझी वाली है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी को ललकारने वाला या भाजपा से 2-2 हाथ करने वाला कांग्रेस में दूसरा कौन नेता है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह वन मैन आर्मी हैं। उन्होंने अन्ना हजारे से लेकर बाबा रामदेव, नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक के खिलाफ अकेले मोर्चा खोला है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी के कई लीडरान के खिलाफ भी आईनी और सियासी मोर्चा खोला है। मध्य प्रदेश के मोर्चे पर अपनी पार्टी के कई लीडरान के साथ सियासी जद्दोजहद है, तो दूसरी जानिब मरकज में इंतहा पसंदी और नक्सलवाद की पॉलिसी पर मरकजी हुकूमत से उसूली लड़ाई है। ये दिग्विजय सिंह का ही जुर्रतमंदाना कदम है कि उन्होंने मुंबई पर हुए इंतहा पसंदाना हमले में साजिश देखी। वो एक मुस्लिम एडिटोरियल की लिखी किताब के रस्म इजरा के तकरीब में शरीक हुए, जिसमें लिखा गया है कि मुंबई का हमला आरएसएस की साजिश है। उन्होंने कहा कि उस हमले में जा बहक हुए एटीएस के सरबराह हेमंत करकरे ने उन्हें फोन करके अपनी जान का खतरा बताया था। बाद में उन्होंने इसे साबित भी किया। इसी तरह अदालत के फैसले के बाद भी दिल्ली के बटला हाउस इनकाउंटर को फर्जी बताने का जुर्रतमंदाना ऐलान भी दिग्विजय सिंह ने ही किया। वो भी इस हकीकत के बावजूद कि पी चिदम्बरम इस तसादुम को असली बता रहे हैं। चिदम्बरम जब वजीर दाखिला थे तब दिग्विजय सिंह ने उनकी नक्सल पॉलिसी पर तनकीद की थी। हालांकि बाद में इसके लिए उन्हें चिदम्बरम से मिलकर अफसोस जाहिर करना पड़ा था। जिस वक्त अन्ना हजारे की तहरीक अपने उरूज पर थी, तब दिग्विजय सिंह ने संघ का आदमी बताया, और जब बाबा रामदेव की मकबूलियत अपने उरूज पर थी, उस वक्त उन्हें ठग और फ्रॉड करार दिया। दिग्विजय सिंह ने इंतहा पसंदी से लेकर बीजेपी और संघ के खिलाफ जो लाइन पकड़ी है, वो उन्हें अपने सियासी गुरु आजहानी अर्जुन सिंह की विरासत से मिली है। अर्जुन सिंह ने भी ऐसी ही सियासत के जरिए अपने आप को मरकज की सियासत में नुमाया किरदार में बनाए रखा था। दिग्विजय सिंह में एक दूसरा उनसर कद्दावर ठाकुर रहनुमा आजहानी चंद्रशेखर से भी मिला है। चंद्रशेखर की तरह वो भी दोस्तों के दोस्त हैं। ये उनकी हिम्मत है कि जिस वक्त सुरेश कलमाडी जेल में थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि कलमाडी बेकसूर साबित होंगे। वो अमर सिंह से लेकर जगन मोहन तक को कांग्रेस में लाने की पहल कर सकते हैं। उनके जो मन में आता है वो बोलते हैं। उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी वजीर आजम के ओहदे के दावेदार नहीं होंगे, तो पार्टी को इस पर वजाहत करनी पड़ी। मुंबई से लेकर बटला हाउस और राहुल से लेकर मोदी तक के उनके कई बयानात पर पार्टी को वजाहत करनी पड़ी है।
लेकिन उन्हें बोलने से नहीं रोका जा सकता है। तो इसका सबब सिर्फ राहुल गांधी से उनकी करीबी या राहुल का उनके ऊपर बना भरोसा नहीं है, बल्कि कांग्रेस की सियासी मजबूरी है। अभी कांग्रेस के पास बीजेपी संघ और नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाले लीडर की कमी है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरीज में वो इकलौते हैं जो जमीनी रहनुमा हैं, वजीर आला रहे हैं। कहा जा सकता है कि वो इकलौते इलाकाई जनरल सेक्रेटरी हैं, इसलिए उनमें मोदी को ललकारने की सलाहियत और हिम्मत है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि मोदी की मुखालफत करके उन्होंने जिस तरह की शबीह बनाई है, उसे पसंद करने वाले मुंबई के भिंडी बाजार से लेकर बिहार के मधुबनी और उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी हैं, और ऐसे ही उनसे नफरत करने वाले भी पूरे मुल्क में हैं। उनकी ये शबीह फिरका प्रस्ताना सेंट्रलाइजेशन की सियासत में कांग्रेस के काफी काम आएगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद दिग्विजय सिंह पर चर्चा करेंगे। वॉमेक्स होम अप्लायंसेस की जानिब से आप सभी को ईद मुबारक। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। पाउंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। देश एवं प्रदेश का विकास सभी वर्गों एवं समुदायों की भागीदारी से ही संभव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बनाई नीतियां और की घोषणाएं। प्रदेश में केंद्र सरकार के समान अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास और उनके समुचित संरक्षण के लिए अलग से अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया। अल्पसंख्यकों को बेहतर कारोबारी माहौल और ऋण मुहैया कराने के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी राशि 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर की 100 करोड़ रुपए। साथ ही 2013-14 के बजट में 200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अंशदान से अल्पसंख्यक विकास कोष के गठन की घोषणा के साथ ही अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरों एवं पंचायत समितियों के लिए केंद्र सरकार के मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रत्येक शहर एवं पंचायत समिति हेतु 10 करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित। इसके अलावा अल्प आय वर्ग के अल्पसंख्यकों के द्वारा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण लेने पर ब्याज अनुदान के साथ ही महिला उद्यमियों के लिए ऋण आवंटन की प्रक्रिया को सरल कर अल्पसंख्यक वर्ग की महिला उद्यमियों द्वारा ऋण चुकाने पर संपूर्ण ब्याज की छूट। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया माह रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। सचमुच
दिग्विजय सिंह ने सोच समझकर अपना प्रोफाइल बनाया है। वे आज मुस्लिम जमात के नंबर 1 नेता है। वे देश की सेकुलर जमात और मीडिया के महानायक हैं। सवाल है, इससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है या नुकसान? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कपूर है। वीरेंद्र जी, दिग्विजय सिंह ने अपने बयानों से जिस तरह का कांग्रेस के अंदर एक प्रोफाइल बनाया है या पूरी देश की राजनीति में अपनी जो एक अलग सी स्थिति बनाई है, क्या ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या दिग्विजय सिंह की अपनी अकेले की एकला चलो की अपनी अलग राजनीति है? देखिए, आपने कॉन्ट्ररी क्वेश्चन किया इसलिए कि सोची समझी होती तो ये कांग्रेस पे भी थोड़ा लांछन आता है, क्योंकि जिस तरह से दिग्विजय सिंह बोलते हैं, मैं नहीं सोचता कि इसमें कोई रैशनल है। तो दिग्विजय सिंह एक लूज कैनन हो गए हैं। और जिस तरह कहा जाता है कि बॉलीवुड के बारे में कभी हो तो महेश भट्ट कोटेड है, तो कोटेड जो हैं कि आपको कोई रिएक्शन चाहिए तो दिग्विजय को फोन कर लो। आफ्टर ऑल और भी कांग्रेस के नेता हैं, मीडिया इंचार्ज तो अपने द्विवेदी जी रहे। तो परंतु आप देखेंगे कि जो हमेशा एक पैरा हो, दो पैरा हो, दकियानूसी की बात करने में दिग्विजय सबसे आगे कांग्रेस के नेता उभर के आए हैं। नहीं, लेकिन उसकी वजह ये भी कि दिग्विजय सिंह बोलते हैं, दिग्विजय सिंह तुरंत रिएक्शन दे सकते हैं, किसी को चाहिए बाइट तो वो देंगे, मतलब वो सोचते हैं, तुरंत रिएक्ट देते हैं और ये उन्हें विश्वास है कि हाईकमान को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इससे ये नहीं लगता कि कहीं न कहीं उन्होंने छूट ली हुई है? देखिए, इससे ये जाहिर होता है कि बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं उनके मुंह पे ताला है। मैं नहीं सोचता कि ऐसा कुछ ताले का नहीं है, दिग्विजय सिंह का कलेजा है, हिम्मत है कि भाई वो इस तरह की अपनी स्टैंड लेने को तैयार है। अभी लीजिए, पिछले दिनों जब बटला हाउस के बारे में जो जजमेंट आई, उसके बाद भी कहा आई स्टिल मेंटेन कि वो जो बटला हाउस है वो फेक एनकाउंटर था, उसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी का स्टांस नहीं है। हाँ, तो उनको आवाज देना दिग्विजय सिंह की अपने आप में एक बहुत बड़ी बहादुरी या हिम्मत वाली बात है। आवाज देके आप अपनी जुडिशरी में जो फेथ है आम आदमी की उसको कम कर रहे हैं। ये जो दोहरी नीति है, चिदम्बरम साहब जो है पहले दिन से कह रहे थे कि बटला हाउस जो है वो जेन्युइन एनकाउंटर है। तो इनफैक्ट पार्टी को ये सोचना चाहिए, आम नागरिक को ये सोचना चाहिए कि पार्टी कहाँ ले जा रही है। इस पार्टी में अनार्की है। दो आदमी बोलते हैं, जो सलमान खुर्शीद और दिग्विजय की ये बटला हाउस में जो हुआ वो जो है वो फेक एनकाउंटर था, फर्जी था। और आपका जो होम मिनिस्टर है, और ऐसा वैसा होम मिनिस्टर नहीं, चिदम्बरम जिसकी आपकी कैपेबिलिटी के बारे में जानते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, कभी फर्जी नहीं था, ये जेन्युइन का एनकाउंटर। या फिर मैं ना कह रहा है कि कांग्रेस में 2 धाराएं रही है, उसमें अर्जुन सिंह जिस धारा को रिप्रेजेंट करते थे उसको दिग्विजय सिंह आगे ले जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। धारा का शब्द यूज करके आप इन लोगों को जो कर रहे हैं रिस्पेक्टेबिलिटी दे रहे हैं। धारा नहीं है, ये क्रूडिटी है कि मैं झांसा दूं, मैं मुसलमान कौम के लिए असल में कुछ नहीं करूं, पर मैं जब वो बात करें जो बैकवर्ड, जो रिएक्शनरी मुसलमान है, जो फंडामेंटलिस्ट की आवाज निकालता है, मैं उसके साथ कंधा से कंधा मिलाऊं ताकि मुझे उसकी वोट मिले, जब मैं उस माइनॉरिटीज का लीडर बनूं। नहीं, लेकिन आपका ये नहीं मानना कि दिग्विजय सिंह ने अपने बयान, अपने स्टैंड से अपना पूरी कांग्रेस जमात में, पूरी पार्टी में एक बहुत बड़ा मतलब कद बनाते हुए, आज अगर देखा जाए तो कांग्रेस में नरेंद्र मोदी को जवाब देने वाला या भाजपा से खरी 2 टूक बात कर लड़ाई करने वाले अगर कोई नेता तो दिग्विजय सिंह है। वो भी तो एक आखिर प्रोफाइल है राजनीतिक लड़ाई के। अगर सेनापति के नाते अगर किसी की इमेज बनती है तो वो दिग्विजय सिंह की नहीं बनती है। जब आप जुडिशरी को मान्यता नहीं मानते, आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं तो आपको बिंदु लगाना पड़ेगा कि बटला हाउस, आप बटला हाउस पे टिके रहिए, अब उसके बाद खत्म करिए ना। आपकी जुडिशरी ने कह दिया कि जेन्युइन था एनकाउंटर, उसके आप किसको पेंडर कर रहे हैं? उस सेक्शन को माइनॉरिटीज में पेंडर कर रहे हैं जिसकी आस्था नहीं है आपके सिस्टम में। नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह का आप उसके अलावा भी, दिग्विजय सिंह ने भले नक्सलवाद वाले मामले पे हो या भले तमाम दूसरे ऐसे इश्यू, भले आम आदमी के कार्यक्रम हो या विकास की बहस हो या अमर्त्य सेन वाली थीसिस हो या समाज कल्याण वाली या मानव विकास को लेकर उन्होंने जो मध्य प्रदेश में किया, एक कुल मिला के दिग्विजय सिंह ने अपना एक राजनीतिक कद और राजनीतिक प्रोफाइल तो बिल्कुल अलग बनाया है। नक्सलाइज के बारे में भी बता दिया जाए, ध्यान होगा अभी जो छत्तीसगढ़ में नहीं वो सारी बातें। उसके बाद अजीत जोगी ने दिग्विजय सिंह के बारे में क्या कहा, आप जानते हैं? तो मतलब
मतलब कि भी उनकी पार्टी के अंदर भी उनका विरोध है। जब उन्होंने कह दिया बिना सोचे समझे, जब पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी, मुझे मालूम नहीं, कि राहुल गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ने, तो अगले दिन किसने कॉन्ट्रडिक्ट किया? जो पार्टी के ऑफिशियल, जो मीडिया इंचार्ज है, जनार्दन द्विवेदी। मेरा कहना यह है कि इस तरह से प्रोफाइल नहीं बनती है। आप जो हैं ये सोच रहे हैं नहीं, कि मतलब आपका ये नहीं मानना है कि आज की तारीख में कांग्रेस नेताओं में यदि सबसे ज्यादा किसी की टीआरपी है, सबसे ज्यादा अगर किसी को कुछ ध्यान से किया जाता तो वो दिग्विजय सिंह नहीं बनते? देखिए ऐसा है, दिग्विजय सिंह 10 साल से बाहर है मध्य प्रदेश से, ठीक है, इस तरह से प्रोफाइल बनाना तो ये होता नहीं, ये इस प्रोफाइल से और मीडिया प्रोफाइल से अगर आप नेता बनते हैं तो बनिए। नहीं, इस प्रोफाइल से कांग्रेस के अंदर भी उनका एक कद बना है, कांग्रेस के अंदर भी